नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 2024 में जनता का फैसला सुनने की एक और घड़ी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नतीजे महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं के आएंगे, साथ ही यूपी विधानसभा की 9 सीटों समेत 48 विधानसभाओं के उपचुनाव का फैसला भी आएगा। वायनाड और नांदेड़ लोकसभा उपचुनावों का भी निर्णय कल सामने आएगा। पूरे देश में हर कोई जानना चाह रहा है कि होगा क्या, क्योंकि ये नतीजे सिर्फ चुनावी राज्यों का रुख नहीं बताने वाले हैं, बल्कि ये निर्णय होगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के नैरेटिव वॉर पर जनता की फाइनल मोहर है क्या। ये निर्णय होगा कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के संदेश से खींची गई हिंदुत्व की नई लकीर का क्या होने वाला है। ये निर्णय होगा कि अखिलेश यादव के उस राष्ट्रीय कद का जिसे उन्होंने यूपी की 37 लोकसभा सीटें जीतकर हासिल की। ये भी निर्णय होगा कि उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की राजनीति का जिन्होंने बीते 5 सालों में पाले बदले हैं। इस बीच जब फैसले की टिक टिक शुरू हो चुकी है, तो यूपी में अखिलेश यादव के इस आरोप का वॉल्यूम बढ़ गया है कि पुलिस ने लोगों के वोट डाल दिए। बहुत जुल्म ज्यादती हुई इन असेंबली के बाईपोल्स में। उधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों की तैयारियां अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को होटल तक पहुंचाने की है। कई जगह रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर खड़े हैं, चार्टर प्लेन स्टैंड बाय पर हैं। पूरा ब्यौरा आगे दूंगी। राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन लड़ाइयां चालू हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या यूपी से लेकर महाराष्ट्र झारखंड तक सबको मामला फंसा हुआ लग रहा है। 2024 के राउंड 3 से किसकी पॉलिटिक्स का डब्बा गोल होगा। सवाल पब्लिक का आज यही है। चुनावी नतीजों को लेकर किस तरह दोनों पक्षों की सांसें अटकी हैं, ये उनकी तैयारियों से पता लग रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने सभी जीते हुए उम्मीदवारों को मुंबई लाने की तैयारी कर चुकी है। कर्नाटक में पूरी तैयारी है, ऐसी खबर आई है। कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार स्टैंड बाय पर हैं। ये भी खबर है कि जरूरत पड़ेगी तो महाराष्ट्र के जीते उम्मीदवार सीधा बेंगलुरु जाएंगे। आज सुबह बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु पहुंचे और डीके शिव कुमार से एक मीटिंग भी की। रिजॉर्ट की सारी बुकिंग तो डीके शिव कुमार ही करते हैं। मनी बैग्स ऑफ कांग्रेस कहा जाता है उन्हें। अब ये पॉलिटिक्स की, राजनीति की एक नई व्याख्या है। डर दूसरी तरफ भी है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन से जीते उम्मीदवारों को मुंबई पहुंचाने की तैयारियां की हैं। इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जा चुकी है, लेकिन दोनों ओर इससे भी बड़ा पेंच मुख्यमंत्री पद को लेकर फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है कि जरूरी नहीं गठबंधन में जिसकी सीट सबसे ज्यादा हो उसी का मुख्यमंत्री होगा। दूसरी ओर अजीत पवार के समर्थकों ने उनके अगले मुख्यमंत्री होने की होर्डिंग लगा दी है। सुनिए मुख्यमंत्री पद को लेकर आए दोनों पक्षों के ये बयान। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमारी सत्ता आ रही महाराष्ट्र में और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फार्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगता है देवेंद्र जी सीएम होना चाहिए, एकनाथ जी की तरफ उनको लगता है और अजीत दादा को लगते हैं। लेकिन आखिरी निर्णय क्या होता है तो हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे मोदी जी है, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, तीनों नेता महाराष्ट्र के बैठेंगे।
यूपी से महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे ब्रांड मोदी वर्सेस ब्रांड राहुल पर तस्वीर साफ कर सकते हैं। लोकसभा नतीजों के बाद राहुल गांधी कहते फिर रहे हैं कि हमने मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी, लेकिन राहुल गांधी के लिए हरियाणा की जलेबी फीकी रही। अब की नरेंद्र मोदी ने चुनाव में एक हैं तो सेफ हैं का ऐसा नारा दिया कि राहुल गांधी की जाति जनगणना का मुद्दा कहीं न कहीं फीका पड़ता नजर आया। मजबूरन उन्हें मोदी अडानी एक हैं सेफ हैं जैसी बातें कहनी पड़ी, ऐसा बीजेपी का आरोप है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में कुछ मुस्लिम संगठनों ने धर्म के आधार पर मुसलमानों से वोटिंग की अपील भी की है। इस सबका चुनाव में कितना असर हुआ है असल नतीजों में दिखेगा। उधर ये चुनाव परिणाम भले यूपी के मौजूदा सियासी स्वरूप में तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के भविष्य की राजनीति तय जरूर कर सकते हैं। खुद अखिलेश यादव ने भविष्यवाणी कर रखी है कि उपचुनाव के रिजल्ट से बहुत कुछ बदल जाएगा। लोकसभा नतीजों में यूपी में बीजेपी को मिले सेटबैक के बाद योगी के सीएम पद से हटने की चर्चाएं तक शुरू हो गई थी, लेकिन उनके बटेंगे तो कटेंगे के नारे और तेवरों ने अखिलेश को वापस दिल्ली से लखनऊ पर फोकस करने पर मजबूर कर दिया। अब यूपी की 9 सीटों के नतीजों को लेकर अखिलेश का कॉन्फिडेंस कैसा है, सुनिए उनका ये। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या। इस बीच मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एसएचओ के पिस्टल तानने के विवाद का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मीरापुर मुजफ्फरनगर के ककरौली गांव में झूठे केस लगाकर एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कम से कम 80 कार्यकर्ताओं पर केस लगाया गया है। वो महिलाएं जिन्होंने चुनाव के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ हिम्मत दिखाई थी, उन पर भी झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। योगी का प्रशासन नहीं कुशासन है। आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक के सवाल पूछने का जो समय है वो यही है कि यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड में क्या होगा। ब्रांड मोदी पर राहुल गांधी के नैरेटिव वॉर की हार या जीत। फैसला चाहे जैसा भी हो, क्या मोदी योगी का एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे का संदेश बना रहेगा। क्या यूपी में योगी, अखिलेश और महाराष्ट्र में उद्धव शिंदे, अजीत पवार की भविष्य की पॉलिटिक्स 23 नवंबर के नतीजों पर टिकी है? काउंटिंग से पहले महाराष्ट्र में दोनों पक्षों की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी ने क्या नतीजों का ट्रेलर दिखा दिया है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरी दाहिनी ओर हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, करण वर्मा, राजनीतिक विशेषज्ञ, मेरी बाईं ओर राजकुमार भाटी जी, बहुत दिनों बाद आज टीवी पे नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज आए हैं मुंबई से किशोर तिवारी जी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं। पर राइट से लेफ्ट पे आ गए ये लोग, राइट से लेफ्ट पे आ गए विचारधारा में भी। चलिए देखें कल क्या होता है, कौन सा वहां सीमेंट से जोड़ लगा हुआ है। जोड़ ही है बैटिंग तो शुरू करें। देखिए समाजवादी और वामपंथी, देखिए तो समाजवादी और वामपंथी के बीच में युवाटा, देखिए तो सही। इससे पहले कि वो बैटिंग की पोजीशन भी ले, बॉल धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए। पोजीशन में बैठे उसी से चक्कर दोनों ने समर्थन दे रखा है, एक तरफ समाजवादी, एक तरफ लेफ्टिस्ट कांग्रेस, इधर युवाटा को समर्थन वामपंथी और समाजवादी ये हो गए। बाला साहब ठाकरे आप सबको देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वामपंथी दलों को
सपोर्ट करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और तहसीन पूनावाला, मुझे लगता है कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता से ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले तहसीन पूनावाला जी, आज सबसे बड़ा मुद्दा, शुरू करती हूं महाराष्ट्र से, सबसे बड़ा राज्य है, 48 लोकसभा की सीटें, 288 सीटें असेंबली की। शुरू करती हूं कि बनेगा कौन मुख्यमंत्री। मान के चल रहे हैं कि सरकार, चलिए अगर आपकी आती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपके मुंह में घी शक्कर। और अगर एनडीए की सरकार बनी, अगर क्या तो 100% उन्हीं की सरकार आ रही है। अभी कुछ मैंने अगर नहीं लगाया, आपने लगाया। कुछ घंटे बाकी है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस को सबसे बड़ा दल का बनने का सौभाग्य मिलेगा, तो कांग्रेस को ही अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, उनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी, विदर्भ में अगर सबसे बड़ा दल कांग्रेस बनेगी, विदर्भ में, मराठवाड़ा में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में अच्छा होगा, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आई बिलीव दिस वेरी फर्मली, मैं इसमें बहुत यकीन रखता हूं। और जिस तरह के अटैक में एक स्टेप आगे जाऊंगा, नाना पटोले जी पर हो रहे हैं, खास करके जो संजय राउत जी कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, ये अटैक्स को बंद करना चाहिए। और एनडीए की सरकार जब गिर गई थी पिछली बार, उसमें एक बहुत बड़ा कारण था संजय राउत जी के बयानबाजी, तो उनको बंद करना चाहिए बयानबाजी, और इस तरह के अटैक्स नहीं करना चाहिए, जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको नहीं करना चाहिए कांग्रेस के खिलाफ। किशोर तिवारी जी, मुख्यमंत्री उनका बन गया तो आप क्या करेंगे? आपकी तो बैटिंग शुरू होने से पहले खत्म हो गई। नहीं, जब फुल टॉस मिलता है हम छक्का मारते हैं। तो फुल टॉस पड़ेंगे तो शहजाद छक्के पड़ेंगे। हाँ, और मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्यमंत्री अगला तय होगा वो शिवसेना ही तय करेगी, और ये एक लकीर है पत्थर पे लिखी हुई। मैं कबूल करता हूं कि 72 के आसपास सीटें मिल रही है, हमको भी 60 के आसपास सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 72 के आसपास, और एनसीपी भी अपने अच्छे परफॉर्मेंस में है 60 सीटों के साथ, तो हम 180 के अबव है। कर ही तो जो हमें थ्रेट है, क्योंकि पिछले वक्त हमारे सूरत ले गए, फिर गुवाहाटी ले गए, फिर गोवा ले गए, तो ये ले जाने के चक्कर से बचने के लिए हम लोग तैयारी कर ली है। और ये तो सारे चार्टर प्लेन एकदम फिट करके रखे। ज्यादा चार्टर प्लेन की जरूरत ही नहीं है, एक चार्टर प्लेन में चले जाएंगे ना 77 80 लोग। अच्छा। और हमारे तो जाने का सवाल नहीं आता। हमने जो पुरानी रुको, अरे भाई गाड़ी से गए चार्टर प्लेन की जरूरत। अरे तहसील, अरे तहसील, देखो ये शहजाद पूनावाला का, ये आपकी पोल खोल दी उन्होंने कि आपकी सरकार में आपके 45 लोग हाईजैक हो गए, आपको पता भी नहीं चला। रुको ना, ये हमारे केयरफुल हो गए ना। देखो, जो हमारा दिल जिससे दर्द होता है, हमको वैसे बातें नहीं करनी चाहिए। उनका जिससे दिल दर्द होता है वो बातें तो आप बहुत करती हैं। मुख्यमंत्री छीन लिया आपने कह दिया आपका बनेगा, क्योंकि तो दिल को दर्द हो रहा है। अटैक कर रहे हो? नहीं, नाना पटोले एक कद्दावर नेता है, और वो पार्टी के हित के लिए आखिरी तक लड़े। तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए उनको। अरे भाई, मुख्यमंत्री एक मिनट, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की कमान रहे। अब इसके बाद शरद पवार जी है, सोनिया जी है, राहुल जी है, और उद्धव जी खुद है, ये बैठ के निर्णय लेंगे। पर बच्चों ने बीच में क्यों बोलना? करेक्ट। कौन से बच्चे? संजय राउत की बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी तरफ इशारा है, ये आपकी तरफ इशारा है। संजय राउत की बात कर रहे हैं। देखो, आपने कहा एक एग्रीमेंट, ये देखो, ये लोग है ना हमको बोलते थे कि बाला साहब ने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो मैं दुकान बंद कर लूंगा। अब हम कहते हैं कि भाई चलो दुकान बंद कर दी, जो स्क्रैप माल था वो बीजेपी को दे दिया। अब हम सामाजिक न्याय की, सर्वधर्म भाव की, और महाराष्ट्र में एक नई लकीर खींच के आए हैं। उसके बाद जो लोग वोट डालेंगे, तो अब ये सेकुलर नॉन सेकुलर का तो सवाल नहीं रहेगा। लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले, अडानी आक्रांता जो आए है वो निकल जाए, और किसानों को दाम मिले। ये कहाँ कटेंगे, बटेंगे, चटेंगे, पानी पिए तो करेंगे, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ये होना नहीं चाहिए ना। ये कोई बात हुई, यहाँ बात हुई, अच्छी बातें की उन्होंने। नहीं, पर आपने कहा पत्थर पर लकीर है मुख्यमंत्री, तो लकीर क्या है कि उद्धव बनेंगे? अरे भाई, महाराष्ट्र की जनता वही चाहती है, और सब एमएलए। पर कांग्रेस की जनता तो ये नहीं चाहती ना। अरे भाई, मैं तहसीन की बात समझ सकता हूँ। तहसीन ये कद्दावर कांग्रेस का
पुरस्कर्ता है, तो वो तो चाहेगा कि कांग्रेस का वहां पे सीएम बने। लेकिन उससे ज्यादा कद्दावर उद्धव जी हैं। नहीं, उद्धव जी ये महाराष्ट्र की जिस तरीके से उनको सत्ता से निकाला गया, उनके सारे एमएलए चोर कर और 10-15 क्या 50-60 हजार करोड़ का खर्चा लगा ना उनको। खर्चा लगा और खर्चा लगा ना ये अडानी जी को, अरे बहुत खर्चा लगा अडानी जी को ले जाने में। बहुत। आप कैसे, ये आरोप बड़ा है, आपके पास कोई एविडेंस है? अरे है ना, मेरे दोस्त लोग ही तो गए थे और वो बीजेपी के जो थे उनको पैसे नहीं दिए। मैं बीजेपी वाले शहजाद पूनावाला, अरे नहीं, 50-60 करोड़, 50-60, मैं तो इतने से 1000 भी आ गया, नाविका बहुत बड़ा हो गया। अब तो बहुत बड़ा। जवाब दीजिए शहजाद देखिए पूनावाला। नाविका जी, अब मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने सहिष्णुता से उनको सुना है तो वो भी सुनने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको 4-5 दिल नहीं तोड़ा ना मैंने। मैं एक बात बोलता हूं, जो मैं मेरे 4-5 मिनट सुन रहा था। अरे भाई, नाविका जी बोलने का मेरे को अवसर एक थोड़ा दीजिए। बोलने दो ना। तुम जो बोलते नाविका ना, जी, ये तो डिबेट ये से कहीं की 3-3 नहीं घंटे बात करते, 30 मिनट 30 सेकंड बोल के, तो मैं अब है ना 30 अच्छा, सेकंड, चलिए आपको मैं 10 सेकंड देती हूं। 10 सेकंड दे रहे ना। तो जो मित्र मेरे गए थे और अभी उनको टिकट नहीं मिला, वो स्पष्ट कह रहे कि हमको 100 करोड़ मिले थे। और बीजेपी के जो नेताओं ने बगावत किए, वो कह रहे हम बीजेपी में थे, हमको 5 पैसे नहीं मिले, अब आप बगावत करके बागी बोल के आएंगे फिर चलिए 300 करोड़। नाविका जी, देखिए सबसे सहजा। पहले तो अभी जो उन्होंने आरोप लगाया है, तो उस आरोप पे सबसे पहले बता दें कि शरद पवार जी अडानी के साथ अनेकों बार दिखाई देते हैं, उनके घर जाते हैं। तो यदि इतना बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने किया है तो शरद पवार जी जो उनके साथ हैं, शरद पवार जी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है, और यदि है तो आप उनके साथ गठबंधन में क्यों है, पहली बात। दूसरी बात आ जाते हैं डिबेट के विषय पर। देखिए 23 तारीख से पहले एग्जिट पोल्स ने तो इनको बता ही दिया कि एग्जिट कर रहे हैं, परंतु कई सारे संकेत इनकी तरफ से भी मिल रहे हैं। अखिलेश जी ने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। एक मिनट। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रणाली पर अखिलेश जी ने सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद उदित राज ने ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। हरियाणा में पोस्ट पोल था, यहां पर प्री पोल शुरू हो गया। उसके बाद संजय राउत जी ने भी जो है वक्तव्य देना शुरू कर दिया कि कैसे नाना पटोले जो कह रहे हैं वो गलत है, और संजय राउत बोल रहे हैं कि हम मुंबई में तय करेंगे। तो मतलब डर भी है और दरार भी है, और 23 के बाद ये लोग फरार भी होने वाले हैं। मतलब गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए लूटने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूं, उन्होंने बोला कि एक ही चार्टर जरूरी होगा हमारे लिए। एक सबसे बड़ी चार्टर भी जो होती है ना, उसमें 30 से ज्यादा लोग नहीं बैठते, तो इन्होंने ही बता दिया कि इनकी 30 से ज्यादा संख्या नहीं आ रही। अभी उन्होंने बोला कि एक ही चार्टर काफी हमारे लिए। अरे सर प्लीज, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। किशोर जी आपने बहुत बोला, लंबा बोला, मैंने पूरी बात सुनी, प्लीज। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके 2 मुद्दे थे जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में बहुत अपनाए थे। एक था संविधान खतरे में, और दूसरा था दलितों के विषय में, और तीसरा था चलो मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम जो भड़काना उनकी। मुस्लिम आरक्षण के अलावा जो सज्जाद नोमानी और सलमानी के साथ इन्होंने मिलकर किया, उसके अलावा अभी आप देखिए करहल में एक दलित बेटी को मारा गया प्रशांत यादव के द्वारा, जो अखिलेश जी के साथ घूमता है। ये दूसरों को बोलते हैं करहल में क्या हुआ उसके ऊपर एक वक्तव्य नहीं। अभी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जब एक दलित नेता माला पहना रहा था तो उन्होंने माला को रिजेक्ट कर दिया। ये दलित विरोधी मानसिकता जो इस अलायंस की है वो बार बार सामने निकल कर आ गई, और संविधान को खतरा असलियत में किससे है? उन लोगों से जो मुस्लिम आरक्षण देकर अंबेडकर जी के खिलाफ जाना चाहते हैं, जो 370 हटाए जाने का विरोध करते हैं, और जो कहते हैं कि भारत में बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान नहीं 2 संविधान होने चाहिए। तो ये जो संविधान का नैरेटिव और दलित का नैरेटिव, दोनों नैरेटिव ध्वस्त हो गए, और केवल ये बच गए भाईजान के साथ, वोट बैंक की दुकान के साथ। और मुझे लगता है कि उसका जवाब जो है वो मिल रहा है। इसीलिए सारी जगहों पर कोई इनका नतीजा नहीं है, इसलिए अभी से ही उनके झगड़े शुरू हो चुके हैं। एक मिनट, भाईजान में क्या बुराई है? वोट जिहाद में तो है। क्या बुराई है भाईजान? वोट जिहाद में तो है। नहीं, पहले बीजेपी बताए, क्या बीजेपी भाईजानों के खिलाफ है? एक सेकंड, मैं आपको क्या इस देश का प्रधानमंत्री मैं आपको भाईजानों बताऊं, के आपने खिलाफ सवाल है? पूछा, मैं बता दूं। हाँ। अब बता दूं, आप इनको तो अब सवाल का जवाब कहना चाहिए। सुनेंगे, सवाल का जवाब सुनेंगे। भाईजान बहुत आपको बुरा लगा कि मैंने भाईजान बोला। एक है सीएफए में क्या बुराई थी? एक है सेफ। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। गेरुआ पहनने वाले वस्त्र जो पहनते हैं वो राजनीति में नहीं आने चाहिए, खड़गे जी बोला, उसमें क्या बुराई है? सनातन को समाप्त करने की बात की, सनातन में क्या बुराई है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्या बुराई है? बता दीजिए। और आखिरी बात, हम दुनिया के सबसे बड़े आखिरी बात, आप बताइए सर, आपकी सरकार है केंद्र में। आप सुनिए एक मिनट, आपकी सरकार केंद्र में, मेरी सरकार नहीं है।
आपकी सरकार और आपकी पार्टी अगर कह रही है कि मुझे भाईजानों से एलर्जी है, इसको नहीं, मैंने आप भाईजान से बताइए, एलर्जी नहीं इसका मतलब बोला। क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बताता हूं You are against मैं Muslims? बता रहा हूं You hate Muslims? भाईजान से मुसलमान को बोलते हैं, आप मुसलमानों को आपसे नफरत मुसलमानों करते को हैं? बोलते हैं। सुन लीजिए, अब मैं बता रहा हूं, नाविका जी ऐसे इंटरप्शन करेंगे तो बात नहीं आएगी। हम लोग क्या कह रहे थे महाराष्ट्र में? गरीब कल्याण, हम कह रहे थे महिलाओं का सम्मान, हम कह रहे थे हम कह रहे थे विरासत का पुनरुत्थान, और आप कह रहे थे केवल सलमान भाईजान और नोमानी भाईजान, उस भाईजान मानसिकता के खिलाफ है हम। दूसरी बात, जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस का टाई अप है, ये पिनराई विजयन ने बोला। अब बताइए भाईजान, बताइए, नहीं, अब बताइए, अब बताइए, बताइए, ये क्या कह रहे थे विजय जी? इस देश का हर विजय जी मुसलमान झूठे, जमात के साथ है। विजय जी झूठे, इस देश का हर मुसलमान जमात के साथ विजय जी है। झूठे। ये जमात के साथ है, आप जमात के साथ हैं। कितने मुसलमान हैं इस देश में? और उनकी अरे भाई, तो हमने सारे मुसलमान को आपकी कहा केंद्र था। की सरकार इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर जो मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव आप करते हैं, ये गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, सनातन समाप्त हो जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। पेंशन भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, और आप कह रहे हैं खिलाफ है। वो देना पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपकी मिल्कियत नहीं है, वो आपकी मिल्कियत नहीं है, वो देश के रिसोर्सेज हैं, और उसके ऊपर हर नागरिक का हक है। एक सेकंड, पूरे देश से सुना मैंने क्या बोला, पर सनातन समाप्त ठीक बहन है। सनातन समाप्त, सनातन की जो कुरीति है उसके लिए बोला गया। द्रविड़ नहीं कहा गया था सनातन समाप्त करेंगे, सनातन इरेडिकेट करेंगे, सनातन एड्स है, क्या क्या कहा था, डेंगू है, मलेरिया है, क्या क्या कहा गया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुद्दा महाराष्ट्र में सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं है, मुद्दा नैरेटिव का भी है, मुद्दा ब्रांड का भी है। ये सब चीजें दांव पर लगी हुई हैं इस चुनाव में, खास करके लोकसभा के चुनाव के 4 महीने बाद कुछ चुनाव हो तो लोग कहें चलिए चुनाव रोज होते रहते हैं, लेकिन इस चुनाव में स्टेक्स इतने हाई क्यों हैं? क्या नैरेटिव बटेंगे तो कटेंगे ने बिल्कुल मिटा दिया, जाति जनगणना और संविधान खतरे में है? एक तो यह सवाल, और दूसरा सवाल, क्या ब्रांड नरेंद्र मोदी और ब्रांड राहुल गांधी के बीच की ये लड़ाई है? निश्चित तौर पर नविका जी, और मुझे लगता है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जो अभी भाईजान कौन होगा इस पर बड़ी लंबी बहस हो गई, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ा जो हेट स्पीच में गिरफ्तार हो चुका है, जो मौलाना जिस तरह की बातें करता रहा उसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया? क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बयान देते रहे कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आएगा तो सनातन धर्म का बड़ा एकदम ध्वजा उनकी लहराने लगेगी? क्या ये सच नहीं कि डीएमके के लोग लगातार ये कहते रहे, प्रियांक खड़गे भी उस बात को आगे बढ़ाते रहे कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, HIV है, पता नहीं उसको क्यों नहीं लोग बात करते? और सबसे बड़ी जो बात है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी इन कमांड दिख रहे थे, लग रहा था पूरे देश में लड़ रहे हैं, लगता है कि इसे थक गए, हांफने लगे हैं। और मैं तो इस बात को लेकर थोड़ा सा, मुझे लगता है शायद ये कांग्रेस के भीतर से क्या आवाज आ रही होगी, लेकिन क्या वायनाड के ऑफिशियल MP के आने के बाद अनऑफिशियल MP के खिलाफ भी कुछ बातें उठेंगी? अगर महाराष्ट्र झारखंड ये कांग्रेस की अगुवाई वाला या कहें कि जो गठजोड़ है वो हारा, तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पिछले 25 साल से लगातार जो ऑफिस में है, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और आज की तारीख में जहां खड़े हैं उनका दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड है, राहुल गांधी का एकदम दूसरा है। 24 ने एक उम्मीद दी थी, हरियाणा ने जलेबी फीकी कर दी। हरियाणा की जलेबी अब लड्डू में तब्दील होगी कि नहीं होगी इंडिया अलायंस में? राजकुमार भाटी जी, मुझे ये बता दीजिए, इतना हाई पिच है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के चुनाव को, और वो हाई पिच झारखंड से होते हुए महाराष्ट्र तक जाता है। मैं पूछना चाहती हूं, इस चुनाव में इतना दाव हाई क्यों है? देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम तो मतगणना के बाद आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिणाम मतगणना से पहले ही आ गए हैं, पोलिंग के दिन ही आ गए हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में PDA एकजुट हुआ है और समाजवादी पार्टी के समर्थन में आया है, और योगी आदित्यनाथ जी ने उससे घबरा कर, उससे डर के जिस तरह पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग किया है और बाहुबल का दुरुपयोग किया है और धनबल का दुरुपयोग किया है, पुलिस की वर्दी पहना पहना के गुंडे खड़े कर दिए गए। और जो बूथ कैप्चरिंग कभी होती थी 70-80 के दशक में बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम सुनते थे TN सेशन के आने से पहले
कि गुंडे गाड़ियों में भर के आते थे और बूथ कैप्चर करके चले जाते थे। दो तरीके से करते थे, कुछ लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था और कुछ पोलिंग बूथ जाके वहां वोट डाल दिए जाते थे। ये दोनों काम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किए हैं और इस कदर किए हैं कि तमाम अनदेखी के बावजूद भी चुनाव आयोग को 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। चुनाव आयोग का नियम है, आचार संहिता है और एक दिन पहले उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त ने खास तौर से पत्र जारी करके कहा कि पुलिस को किसी का पहचान पत्र चेक करने का अधिकार नहीं है, पुलिस किसी मतदाता को चेक नहीं कर सकती। लेकिन सब जगह बूथों पर जहां जहां समाजवादी पार्टी के वोट थे और खास तौर से मुस्लिम समुदाय के और ओबीसी के वोट थे, पुलिस लाठियां चला रही थी, पुलिस बैरिकेड लगा के महिलाओं के आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रही थी और दौड़ा दौड़ा के भगा रही थी, वापस बूथ तक नहीं पहुंचने दे रही थी। ये दृश्य पूरे देश ने देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार तो मतगणना से पहले ही हो गई है। अब कल पता चलेगा कि 9 सीटों में से कितनी सीटें हम जीतते हैं। हमें फिर भी उम्मीद है कि हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो आप तमाम बेईमानी के बावजूद त्रासदी हुई है और आप जीत नहीं पाएंगे, तो ये बहाना माना जाए? अच्छा, एक टिप्पणी और, एक आपने और जिक्र किया था नाविका जी, कटेंगे तो बटेंगे का, सॉरी बटेंगे तो कटेंगे का। बटेंगे और कटेंगे का जो पाखंड है और जो दो मुहापुन है वो गाजियाबाद में हमने देखा। योगी आदित्यनाथ जी आए, 1 किलोमीटर का रोड शो किया। 1 किलोमीटर के रोड शो में 10 मंच लगे थे जातियों के नाम से। वैश्य समाज का मंच, ब्राह्मण समाज का मंच, गुर्जर समाज का मंच, यादव समाज का मंच, जाटव समाज का मंच। ये इनकी असलियत है। ये हमसे तो कहते हैं जाति में मत बांटो, जाति जनगणना की बात मत करो, भाटी जी और खुद 1 किलोमीटर में 10 जातियों के मंच लगाते हैं। मैं बात रख लूं भाटी जी, ये इनकी असलियत बात कर। देखिए भाटी जी बड़े दिनों के बाद आए, तो पहले तो स्वागत है भाटी जी, आपके साथ फिर से डिबेट का अवसर मिला। बटेंगे तो कटेंगे ये तो पाखंड है, पर जो मुल्ला सलमानी के साथ बैठकर जो गजवा हिंद की बात करता है, या मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं जो कहते हैं कि हम वोट जिहाद चाहते हैं, वो तो पाखंड नहीं, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है भाटी जी। अबू आजमी जो बोल रहा था कि मुसलमानों 4-5 और सीट आ जाए तो आपको कोई खतरा नहीं है, मतलब हिंदू समाज को धमकी दे रहे, वो तो सुंदर सेकुलरिज्म का नहीं संगीत है। और मठाधीश को बांटेंगे काटेंगे का पोस्टर डालना, ये भी सुंदर संगीत है। मठाधीश माफिया होता है, मौलवी तो बहुत अच्छे होते सारे, वो कहना ये भी तो सुंदर संगीत है। राम मंदिर को बेकार कहना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नाच गाना, ये सब ठीक है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं ना पीडीए में, कहीं आपके प्रवक्ता कहते हैं ए फॉर जो है अगड़ा होता है। भाटी जी बता दीजिए 9 सीटों में कितने सो कॉल्ड अगड़ों को आपने टिकट दे दिया, जरा गिना दीजिए। और आपने बाकी सारी चीज देखी। देखिए ऐसा है, कुछ हमारे फैक्ट चेकर क्लिप कटवा है, वो आधी क्लिप काट कर, क्लिप कटवा मतलब कटवा क्लिप होती है। मैं और किसी चीज की बात नेशनल टेलीविजन पर भाषा का नाविका जी, मैं भाषा केस मुझ पर, मैं अपने शब्दों को जानबूझ के चूज करके बोल रहा हूँ। चैनल ना किशोर तिवारी जी के आरोपों का, नाविका एक सेकंड, ये गलत है, ये गलत तरीका है। मैंने क्लिप के कटवे होने की बात की, मैंने कोई ऐसा शब्द, मैंने कोई असंवैधानिक बात नहीं बोली है। मुझे लगता है कि किसी के मन में क्या है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं। झांकी रही भावना जैसी दिखे सब कुछ वैसी ही वैसी। अब देख लीजिए प्लीज नाविका, ये तरीका ठीक नहीं है। क्लिप कटवा में क्या गड़बड़, क्लिप जो काटता है वो, इसमें क्या है? मैंने आपत्ति की क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर नाविका चैनल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। अरे भाई नाविका जी, मैं अपने शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं ना। मठाधीश काटेंगे तो बहुत अच्छा शब्द है, और मैं कह रहा हूं क्लिप का कटवा है तो कोई बहुत उसमें आपत्ति हो रही। चलिए एनीवेज मैं आगे बढ़ता हूं उस बात से। मीरापुर की घटना में जिस प्रकार से क्लिप को काट कर प्रस्तुत किया गया, जिस प्रकार से मुरादाबाद में फैक्ट्स को काट कर प्रस्तुत किया गया, पर जिस बेटी को बटने पर काटा गया करहल में, उनके बारे में एक शब्द राजकुमार भाटी ने नहीं बोला। सुन लीजिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। विवेक जी, विवेक जी प्लीज, प्लीज विवेक जी बीच में नहीं, आप नहीं बोले। आप पुलिस राजकुमार भाटी जी एक टिप्पणी करना चाहता हूं। बटेंगे तो कटेंगे का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी बहन को बांटा गया तो हमारी बहन काटी गई। नवाब यादव ने पीडीए से आने वाली बच्ची का बलात्कार किया, आप उसके पक्ष में खड़े रहे। इसीलिए आप ये सब यहां पर बातें करना छोड़ दीजिए और बताइए उन बेटियों के लिए क्या स्टैंड है आपका। अखिलेश जी गए मिलने, करल की बेटी से मिलने गए? राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए, और मैं कुछ वाक्य पढ़ना चाहती हूं। कई बार हमने देखा
है सर्वे जो कहता है वैसा नहीं होता, जनता बदलाव चाहती है, ये स्टेटमेंट आया। काउंटिंग में गड़बड़ी का शक है, वोटों की चोरी का शक है, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप है, कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर्स पर डटने का संदेश है, वोटों की निगरानी की अपील है, कैंडिडेट जीत के सर्टिफिकेट के साथ ही लौटें, निष्पक्ष काउंटिंग हुई तो 9 की 9 जीतेंगे। ये तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं अखिलेश यादव जी के, क्या ये कहीं हार तो नहीं एडमिट कर रहे? पहली बात तो जो शहजाद भाई ने सवाल उठाया, करहल में एक बेटी की बहुत दर्दनाक हत्या हुई है, उस पर हमें बहुत सबको दुख है, कोई भी इंसान होगा सबको दुख होगा। बेटी के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, वो जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। और ये केवल एक हत्या नहीं है, 12 हत्याएं रोजाना हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत चिंताजनक है। 12 हत्याएं रोजाना हो रही हैं। जहां तक करहल की घटना है, ये एक दुष्प्रचार कल से ही कर रहे हैं, इनकी आईटी सेल पूरी कर रही है। पूरी वीडियो नहीं डाली गई, पूरी वीडियो नहीं डाली गई, पूरी आप दिखा दो वीडियो। सामने 3 महिलाएं खड़ी हैं, निहत्ती, निसहाय, कमजोर, वोट डालने जा रही हैं, उनके हाथ में वोटर कार्ड है, उनके ऊपर पिस्टल तानी हुई है एसओ ने। इससे ज्यादा शर्मनाक चित्र। हर्षवर्धन जी ने ट्वीट किया कि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक चित्र है। मैंने उसमें सवाल भी पूछा कि इस चित्र का चित्रकार कौन है। मैंने वो देखा, मैंने तुरंत उसको पोस्ट लेकिन किया। बाद में आईटी सेल ने नहीं आईटी सेल ने नहीं, आप तो गलत ट्रैक पे चले गए। मैंने जब वीडियो मेरे ही सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो आया, आप दिखा दें, अभी इसी चैनल पे दिखा दें कि एक भी चित्र में रिवॉल्वर जो दरोगा ने तानी है वो किसी महिला के ऊपर नहीं। एक भी आप चित्र दिखाइए। मैं कह रहा हूं कि इसका फैक्ट चेक करना चाहिए। और अखिलेश यादव जी के पास वो पूरा वीडियो नहीं होगा, यह असंभव है। उसकी सुना आपने वो क्या कर रहा है? एक भी जगह नहीं है, एक भी जगह नहीं के ऑर्डर है। हाँ तो उन्होंने कहा कि फेंकने का ऑर्डर नहीं। वो क्या ऐसे कनपट्टी पे दिखाएगा उस महिला के, जब वो कह रहा है महिला की तरफ इसका क्या नहीं थी वीडियो। एक मिनट, वो ये इन्वेस्टिगेशन, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको वो वीडियो चल रहा है, लेकिन एंगल क्या था क्या नहीं, ये फोरेंसिक एनालिसिस का सब्जेक्ट है। और मैंने जितने सुबह देखिए कोई पुरुष दिखाई दे रहा है, कोई पुरुष है, हर जगह महिला, कोई पुरुष वीडियो में है, कटा हुआ है, कोई दंगाई है, कोई पत्थर है, जी वही वीडियो कटा हुआ है। इतनी धांधली भी नहीं करनी चाहिए। बजाय अगर पूरा वीडियो होता, मैं भी कह रहा हूँ पूरा आप दिखा दें, बावजूद मैं कह रहा हूँ आप दिखाएं, पूरा वीडियो भी चला देते हैं। और वो गली बहुत लंबी है, पीछे कौन था क्या था इसकी तहकीकात हो रही है। आयोग ने विपक्ष की सुनी, 7 लोगों को निलंबित किया, 7 लोगों पर एक्शन लिया, 7 पुलिस वालों पर। तो अगर जहां एक्शन लेंगे वहां ये मैं दिखा रही हूँ, उसी गली में मेरा रिपोर्टर वहां था। यहाँ पर अगर ये आदमी खड़ा है तो वो कहाँ दिखा रहा है? वो पीछे की तरफ भीड़ है और वो भीड़ आपको दिखाई जा रही है हाईलाइट करके उसी गली में। मेरा रिपोर्टर था, ये फुटेज मेरे पास है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट किसका है? जब उसने अपने पोस्टर से उसको गन को निकाला, टाइम्स नाउ, नवभारत सहित सभी चैनलों पर जो सुबह से रिपोर्टर थे वो सब बता रहे थे, मुस्लिम महिलाएं बोल रही थी कहीं कोई मुश्किल नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ये माहौल बनाया गया है, पुलिस वाला भीड़ वहां कहाँ है भाई? दिखाने के बाद आप देखते नहीं। 10 सेकंड नहीं है। एक मिनट, जो ना देखना चाहे उसे आप नहीं दिखा सकते। विवेक जी 10 सेकंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आपने कहा महिलाओं का वर्जन आया, उनके सामने बंदूक तानी पुलिस वालों ने, बहुत खराब था ये वो। हालांकि पूरी वीडियो है पर वो डिस्प्यूटेड है, जिसमें क्लियर कट करहल के माता पिता और बेटी के कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे ने मारा जी। उस पर आपका क्या स्टैंड? सुन लीजिए आप स्टैंड को। पहली चीज जो करहल में हुआ उस लड़की के साथ गलत था, अक्यूज को पकड़िए। लेकिन क्या आप इसको कह रहे हैं कि दिस जस्टिफाइज एक बेटी की वहां पर आपकी लॉजिक है कि उस लड़की के साथ जो क्राइम हुआ वो इस बात को जस्टिफाई करता है कि यूपी में पुलिस महिलाओं पे पिस्तौल लहरा सकती है। आप ये कह रहे हैं कि अगर एक दलित लड़की के साथ अत्याचार हुआ तो यूपी की पुलिस को अत्याचार नहीं, हत्या हुई। लेकिन एक
ट्वीट नहीं आया, एक अगर ट्वीट। हत्या हुई, वहां पे क्राइम हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? वहां के मुख्यमंत्री रिजाइन करें, अखिलेश यादव सबको पकड़ेंगे। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं एक सवाल सिर्फ सवाल पूछना चाहती हूं। जिस महिला ने या जिस लड़की ने कहा कि मैं फूल को वोट डालूंगी और उसकी हत्या उस बात पर हो जाए, मुझे तहसीन पूनावाला जी, मुझे ये बताइए, लेकिन आप ना कहें, नहीं, माँ बाप का बयान है, माँ बाप का बयान है, माँ बाप का बयान है, माँ बाप का बयान है और आरोप है। मैं नहीं कह रही, पुलिस नहीं कह रही, माँ बाप कह रहे हैं। अगर कोई कमल को सिर्फ एक लाइन जी। करहल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विधानसभा है भैया। हम कह रहे हैं कुछ भी हुआ होता तो क्या अब तक अखिलेश यादव वहां जाकर, रुक जाइए, अखिलेश यादव वहां जाकर पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, नहीं, उनकी बात तो सुन लीजिए, आप उनकी बात तो सुन लीजिए, आप उनकी बात सुन लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप आरोप लगाइए, भाजपा की सरकार है, एक तो पहली बार इस वक्त सब कुछ चुनाव आयोग के अंडर में आता है। जो घटना हुई, एक हत्या एक लड़की की हो गई, उसके मां बाप कह रहे हैं कि फूल को वोट देने की वजह। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां गए क्या? अगर भाजपा होती तो अब तक गए नहीं होते, हंगामा नहीं करते, समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करते, कर रहे होते। इसका मतलब ये है चोर की दाढ़ी में तिनका, ये दिख रहा। अगर इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, बाकी अखिलेश यादव जी जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल है विधानसभा में अगर इलेक्शन कमीशन और स्टेट पुलिस फेल हो गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? फेल नहीं हो गए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसीलिए पूछ रही हूं, ये जो नैरेटिव चलाया था, ये जो नारा चलाया था लोकसभा में, पीडीए, जाति जनगणना, हम पिछड़ों के साथ है, मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये महाराष्ट्र आने तक खत्म हो गया? क्योंकि प्रकाश अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने आज कहा है जो भी पार्टी जीतेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, यानी कि बीजेपी से परहेज नहीं है। इसीलिए पूछ रही हूं कि क्या जो जाति जनगणना, जो पीडीए है, ये फॉर्मूला अब नहीं चल रहा? सवाल पूरा यही है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का जो नैरेटिव है वो इससे ज्यादा पावरफुल है। नावका जी, इसको मैं 10 सेकंड केवल चाहूंगा आपके सवाल के। 10 सेकंड। आपने सवाल पूछा है कि जाति जनगणना और सामाजिक न्याय, और इस पे कल उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में ओबीसी 178 अंक पाके 198 अंक पाके सेलेक्ट हुए हैं, और जनरल कास्ट के ब्राह्मण और राजपूत क्षत्रिय 188 अंक पाके सेलेक्ट हुए हैं। ये हालात कैसे हो गए कि ओबीसी के लिए तो आरक्षण ये था कि ओबीसी कम अंक पाके भी भर्ती हो जाए। नहीं, बीजेपी ने ये हालत पैदा कर दी है कि ओबीसी ज्यादा अंक पाके भर्ती नहीं हो पा रहा है। कल ही रिजल्ट आया, कोई भ्रम नहीं है, ठीक है, कोई भ्रम नहीं है। इसको ध्यान, ब्राह्मण क्षत्रिय 188 अंक पाके सेलेक्ट हुए, ओबीसी कितने में सेलेक्ट? 187, बस यही। ओबीसी 198 पे। इस देश के संविधान की ताकत है कि आज ओबीसी ज्यादा नंबर लेकर मेरिट में आ रहा है। ये ताकत नहीं है, बेईमानी है। अब रुक जाइए, ये बीजेपी सरकार की बेईमानी है, इसे संविधान की आड़ में मत छिपाइए। वो ईडब्ल्यूएस है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जितने लोग रहे होंगे उनकी मेरिट नीचे गई। आप ये भ्रम फैला रहे हैं। ओबीसी अगर एम्पावर हो रहा है, ओबीसी सशक्त हो रहा है, ओबीसी की मेरिट ऊपर जा रही, तो आपको बुरा लग रहा है? ईडब्ल्यूएस की आपको बुरा लग रहा है? सशक्त हो रहा है, बेईमानी हो रही है, सशक्त हो रहा है। ओबीसी ताकतवर है तो ओबीसी भर्ती नहीं किया जा रहा, वो सशक्त हो रहा है। एक मिनट, जब आपके साथ बेईमानी हो रही है। अच्छा, आपको कमाल का ओबीसी की चिंता। अरे भाई तहसीन प्लीज नाउ, यू हैव टू लेट अदर्स आंसर। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, एक चीज है, हम लोग इनकी बात सुनते हैं पर हमारा जवाब सुनना नहीं चाहते। बोलिए। इतने उत्तेजित हो जाते हैं, 15-20 सेकंड सुनना भी पड़ेगा भाई साहब। आपको ओबीसी की बड़ी चिंता है ना जी, तो मुझे बताइए कि वेस्ट बंगाल में 77 ओबीसी की जातियों में 75 मुस्लिम आ गए। अभी अफगानिस्तान ले जाएंगे। अरे अभी भर्ती चल रही है। वेस्ट बंगाल अफगानिस्तान है। वेस्ट बंगाल अफगानिस्तान है क्या? वेस्ट बंगाल अफगानिस्तान है
नाइजीरिया में ओबीसी की बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान है क्या? वेस्ट बंगाल अफगानिस्तान लेफ्ट पार्टी वेस्ट बंगाल में नाविका दिस इज नाइजीरिया में ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है। नाविका दिस इज नॉट राइट। नाविका दिस इज नॉट राइट। इसी देश का राज्य है, इंडिया अलायंस गवर्नड राज्य है, क्यों नहीं सवाल पूछ सकते? निकालेंगे पर बंगाल की बात नहीं कर सकता। यूपी भारत में नहीं है, प्लीज। तो आप यूपी पे जवाब दे रहे हैं ना? पहले यूपी पे उत्तर दीजिए। होने से क्यों दुखी? अरे सुनिए ना, मैं अपना जवाब दूंगा पर अपने तरीके से दूंगा कि आपके तरीके से प्रश्न किया है। सब जवाब दूंगा। करल का बड़ा जवाब दिया इन्होंने, सुन लीजिए। अब मैं आ रहा हूं वेस्ट बंगाल तक और सुनना कान खोलकर। बिल्कुल। अब सुनिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। जब ओबीसी का दिया गया आरक्षण संविधानिक तरीके से मंडल के द्वारा वो आरक्षण छीन कर वोट बैंक को दे रहे थे, रंगनाथ मिश्रा में कह रहे थे मुसलमानों को दे देंगे, सलमान खुर्शीद जो यूपी से आते हैं वो कह रहे थे 27% में से 9% मुसलमानों को दे देंगे, तब आपके पेट में कुछ नहीं हुआ। किसी ने सुन लीजिए, नहीं दिया। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। दूसरी बात ये कोई नहीं कह रहा था भैया। सुन लीजिए, ये बड़े ओबीसी के सूचित तक। अब सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इनकी सरकार होती थी तो ओबीसी छोड़ो केवल यादव समुदाय के पुलिस ऑफिसर बनाते थे, सिर्फ ऐसे सारे एसएचओ यादव समुदाय के, और किसी को नहीं मौका दिया। तब कहां थे आप लोग? तो आप तब ओबीसी कहां गया आपका? तब कहां गया ओबीसी आपका? करण वर्मा फैक्ट चेक कर रहे हैं। करण वर्मा पार्टी जी ने जो अभी बोला मैं इसको फैक्ट चेक करना चाहता हूं। कट ऑफ की इन्होंने बात करी, अनारक्षित के लिए है 214 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 198.9 अंक, अनुसूचित जाति के लिए 178 और अनुसूचित जनजाति के लिए 146। इन्होंने गलत बोला और ये वो पार्टी एक सेकंड एक सेकंड नाविका जी सांस लेने, मैंने सारे मुझे 1 मिनट बोलने देंगे। नहीं गलत बोल रहे हैं। अरे आप बोलते जाइए, गलत बोल रहे हैं आपने। क्लियर गलत लोग ताली बजा रहे हैं, पकड़ी गई है गलती। फैक्ट चेक किया है। क्यों बता रहे थे? ईडब्ल्यूएस का बता सवाल कम है, सवाल बहुत से हैं, पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। ये भर्ती परीक्षा का ओरिजिनल है, मैं बता रहा हूँ। हाँ तब सब तक नहीं नेहा पाठक लखनऊ से पूछ रही है। गलत बोला, ये इनके मैं बता रहा हूँ। अरे मैं डॉक्टर कर रहा हूँ, ये साफ दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं आंकड़े से दिखा रहा हूँ, उन्होंने गलत बोला। इनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने गलत बोला। बिल्कुल आप फैक्ट चेक हो चुके हैं। नहीं हुआ गलत। देखिए ये देखिए पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का 198, मैंने यही बोला। पर आपने कहा 188 आंकड़े का। सुन लीजिए, हाँ ईडब्ल्यूएस का 187, हाँ तो ईडब्ल्यूएस 187, ईडब्ल्यूएस अरे अनारक्षित। देखिए अब आप देख रहे हैं नाविका जी, फिर आप काट के दिखा रहे हैं, वीडियो भी काट के दिखा रहे हैं। क्या गलत बोला है मैंने? क्या बात कर रहे हैं? कौन सी बात कर रहे हैं? मोबाइल न फेंक दीजिए सर, शर्म आनी चाहिए। गुस्सा नहीं करिए, राष्ट्रीय चैनल पे सर बोल रहे हैं, गुस्सा मत। क्या गलत बोला? बैठ जाइए। अच्छा राजकुमार भाटी जी आपकी बात रिकॉर्ड पे है, उनकी बात रिकॉर्ड पे है। चलिए कौन जनता डिसाइड करेगी कौन झूठ कौन सच। आप अभी तबीयत खराब थी, आप इतना नहीं मैं स्क्रीनशॉट देख लें। हाँ ओबीसी 198 बोलिए ना, बोलना है हर्षवर्धन जी, बोलना है। ऊपर से बोलिए ना। पहला वाला भी बताइए ना, 214 वाला भी बताइए ना। रिजर्व में क्या है? अच्छा किशोर जी को पढ़ा दीजिए, हम कह रहे किशोर जी को पढ़ा दीजिए। सवाल उसका है ही नहीं। नहीं अब वो सवाल ही नहीं, अब सवाल गलत है। सवाल नाइजीरिया का है ही नहीं। नाइजीरिया कहां से? नाइजीरिया में चले जाओ। कोई वेस्ट बंगाल पे अफगानिस्तान ले जाता है, आप नाइजीरिया जाते हैं, ये क्या है? सवाल सिर्फ उत्तर, 1 मिनट, सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। माफ कीजिए, सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। जब कल गिनती होगी वोटों की तो चुनावी नतीजे महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश तीनों जगह से आने हैं। और मैं पूछ रही हूं, यहां पर कोई भी शोर नहीं है कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। कोई चार्टर फ्लाइट बुक कर रहा है, अभी आप फोन कर रहे थे चार्टर में मेरी भी सीट रख लेना, शायद मैंने देखा आपको फोन करते हुए। उधर रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं, उधर मुख्यमंत्री पर लड़ाई चल रही है, यहां आरक्षण पर लड़ाई चल रही है। भैया वोट सारे चले गए,
चले गए डब्बे, वो ईवीएम के अंदर, डब्बे नहीं, ईवीएम के अंदर। अब जो होगा कल सामने आएगा, लेकिन जनता पूछ रही है, नेहा पाठक कह रही है, एक तरफ अखिलेश जी का दावा है कि 9 में से 9 सीटें जीत रहे हैं, दूसरी तरफ रामगोपाल यादव जी पूछ रहे हैं कि 2 सीटों पर दोबारा मतदान कराया जाए। भैया हो क्या रहा है, जनता को बता दीजिए ना, जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। फेल हो गया है, योगी आदित्यनाथ जी रेजिग्नेशन दे और जल्द से जल्द इंडिया अलायंस की सरकार नया पुलिंदा अल्ताफ का ठाणे से सवाल है कि बटेंगे तो कटेंगे, पर महायुति में ही दो फाड़ था, तो कल जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी बहाना तो नहीं बनाएगी। रागिनी मल्होत्रा का जयपुर से सवाल, नरेंद्र मोदी तो अपने आप ही को हर चुनाव से साबित करते हैं, राहुल गांधी के लिए क्राइटेरिया कांग्रेस क्यों नहीं तय कर सकती? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। कल फैसला किस बात का है? ब्रांड मोदी जीतेगा या ब्रांड राहुल गांधी? क्या अखिलेश की साख बढ़ेगी वर्सेस योगी आदित्यनाथ के घटेगी? सवाल यह भी है कि जो नैरेटिव चलाकर विपक्ष ने बीजेपी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाया था लोकसभा चुनाव में, क्या वो स्पीड ब्रेकर अब हट चुके हैं? क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा रंग लाएगा? एक हैं तो सेफ हैं का नारा रंग लाएगा, या फिर गाड़ी जाति जनगणना की तरफ जाएगी? ये सारे फैसले कल होंगे। कल 6 बजे से हम आपके लिए सबसे तेज रिजल्ट लेकर आएंगे। पूरी कवरेज टाइम्स नाउ नव भारत पर जरूर जुड़िएगा। हम सबसे तेज भी रहेंगे, सबसे सटीक भी रहेंगे और बेस्ट एनालिसिस लेकर आपको आगे रखेंगे। आज सारे पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपका भी नमस्कार।